सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है और मैं उनके लिए क्या क्या छोड़ सकता हूँ। जब आप ये डिसाइड करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे मेरी ईगो को सबसे पहले छोड़ना है। अगर हम घर में साथ रह रहे हैं तो आज मेरी रेस्पेक्ट जो है वो मेरी वाइफ की वजह से है, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, सेम उनकी रेस्पेक्ट मेरी वजह से है। तो हम जो भी करेंगे वो एज ए फैमिली करेंगे। So I am also originally from Kota, born and raised, studied in Kota until high school. And then I did my engineering from one of the NITs, then MBA from one of the IIMs. And then I've been outside of India for now almost 9 years. 4-5 countries mein I've lived and worked with companies and also my own companies. And currently I'm living in Amsterdam in Holland. Okay, good. So yeah, so I'm very excited to have you on the podcast. And podcast is about people from all walks of life who are or who have contributed to Kota in any way. तो चाहे वो मेडिकल क्षेत्र से हो, डिफेंस से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, तो हम लोग उन सबको साथ में ला रहे हैं और उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। तो ये हमारा मिशन। बढ़िया बढ़िया। और तो हाँ, चालू करते हैं। तो पहले मुझे थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। पार्थ ने मुझे दिया है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो मेंटल हेल्थ डायरेक्शन में है। और डेफिनेटली नॉट जस्ट कोटा या इंडिया, मैं वेस्टर्न कंट्री में रहता हूँ, तो वहाँ तो इट्स अ वेरी हैज बीन अ हॉट टॉपिक, और इवन नाउ इट इज आल्सो अ हॉट टॉपिक, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। एक्चुअली मेंटल हेल्थ वाज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, बट स्टिल ना इंडिया में लोग ना मेंटल हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो फर्स्ट, हाय पल्लव, माई सेल्फ डॉक्टर अखिल अग्रवाल। बेसिकली आई बिलोंग्स टू सवाई माधोपुर. I shifted to Kota in 2013 only. I did my MBBS from Rajkot, Gujarat via All India entrance. My post graduation is from Kota only. Then I shifted back to Savai Madhopur. Again after 8 to 10 months मुझे लगा कि नहीं यार, सवाई माधोपुर बहुत छोटी जगह है, लोग नहीं समझ पाते हैं what actually I want to do. So I shifted to Kota, and currently I am as a mental health professional. I am looking for all kind of psychiatric problem. साथ ही मैं सेक्सुअल डिसऑर्डर पे बहुत काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। एक्चुअली ये फील्ड उससे भी ज्यादा हिडन फील्ड है, लोग सामने ही नहीं आते हैं। While the study says that every second male is suffering from any kind of sexual disorder. So currently मैं जो है, मैं अपने आप को एज ए साइकोसेक्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करता हूँ। मींस आई एम ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड सेक्सोलॉजिस्ट. माय स्पेशलाइजेशन इन साइकियाट्री इज बेसिकली ऑन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, यानी मैं थेरेपीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, ऑल काइंड ऑफ साइकोथेरेपी, सीबीटीज, बीटीज, अदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज। फ्रीक्वेंटली मैं लेक्चर्स लेता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के, मोटिवेशन के, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, हाउ टू पेरेंटिंग. आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, लाइक ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर होता है गवर्नमेंट का, वहाँ मेरे होते हैं स्कूल्स, कोचिंग, डिफरेंट इंडस्ट्रीज. साथ ही मैं यूट्यूबर थोड़ा बहुत डालता हूँ, ब्लॉगिंग कुछ करता हूँ थोड़ा बहुत. दिस इज ऑल अबाउट मी. एंड माय पैशन इज साइकोथेरेपी, काउंसलिंग मेरा पैशन है जी. तो इसमें में काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि बाय द वे हमने जस्ट पिछला पॉडकास्ट ही किया, जिनका किया था वो शख्स रणथंबोर से ही है, मिस्टर राजावत करके है. ही इज पूरे इंडिया में ही इज वेरी वेल नोन एज अ गाइड फॉर फॉरेस्ट गाइड. ओके ओके ओके. तो उनका हमने काफी सेशन किया कि कैसे वो इस फील्ड में आए, कैसे वो ट्रैकिंग करते हैं टाइगर्स की और जानवरों का बिहेवियर, एंड फिर उनके व्यूज मुकंदरा के बारे में. तो काफी अच्छा, मतलब हमें सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पॉडकास्ट में. ऐसा नहीं कि लाइन ही हमारी, तो उनका ही माधोपुर से. तो मेरा सवाल है कि हाउ इसमें साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कुछ स्पेशल मास्टर्स करनी पड़ती है कि एमबीबीएस किया आपने, उसके बाद कैसे इस लाइन में घुसते हैं मतलब लोग? देखिए, फर्स्ट थिंग तो आपको समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ में वी आर साइकियाट्रिस्ट. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे अंडर होते हैं. साइकोलॉजिस्ट आर नॉन एमबीबीएस पीपल. लाइक फर्स्ट वी हैव टू डू एमबीबीएस,
एमबीबीएस के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है फॉर एनी स्पेशलाइजेशन, चाहे आप फिजिशियन बने, चाहे आप सर्जन बने, चाहे आप गायनेकोलॉजिस्ट बने, चाहे आप ईएनटी सर्जन हो, चाहे आप साइकियाट्रिस्ट हो, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है पोस्ट एमबीबीएस. सो आई एम बेसिकली साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बीइंग मेंटल प्रोफेशनल. मेरे जो टीम है, मेरी टीम में 2 साइकोलॉजिस्ट है. वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अनदर इज साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर. देन आई हैव डाइटिशियन, देन आई हैव प्लेन काउंसलर. Okay. So this is my team basically psychiatry की. So आपको सिंपल जैसे एमबीबीएस का एंट्रेंस देना होता है, ऐसे ही पीजी के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है. आप एंट्रेंस क्लियर कीजिए, देन यू बिकम पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकियाट्री. ओके ओके. एंड आपने ये भी बताया कि आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और उस पे भी काम कर रहे हैं, तो या जो आपका एरिया है उसका ये सबसेट है, उसके अंडर आता है सेक्सुअल भी, क्योंकि it could be trauma, other physical trauma related and other actually कितने sections रहते हैं इसके अंदर? अभी तक तो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए अलग ब्रांच नहीं है. सो सेक्सुअल प्रैक्टिस इज बेसिकली मिक्सिंग इज साइकियाट्री, इट्स लिटिल बिट स्किन, इट्स लिटिल बिट एंडो. बट मैं जो डील करता हूं, मैं मेनली साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर ही डील करता हूं. सो इट इज पार्ट ऑफ साइकियाट्री. ओके ओके. तो हम ये मानते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, दैट इज डिफरेंट. रेस्ट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, these are the psychosexual disorder. These disorders I'm dealing basically, like all kind of erection problem, discharge problem, orgasm problem, pain problem, aversion disorder problem. तो इसमें इंटरेस्टिंग है कि जैसे मैं जहाँ पे प्रेजेंट हूँ भी, वहां पे प्रोबेबली इस टाइप का टॉपिक, उसकी ओपननेस, उसका जो पब्लिक के रिएक्शंस हैं वो काफी अलग हैं जहाँ पे आप हैं. मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस है थोड़ा ना. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ वेरी लेट्स से 21st सेंचुरी टॉपिक कोटा जैसे शहर में या हाड़ौती में, लेट्स से, यू नो, क्या आप देखिए, आपने भी शायद आपके कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती होगी, तो यू नो आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके केस स्टडीज उनका काफी अलग अलग रहते हैं. मे बी सिमिलर भी रहते होंगे, मतलब मे बी आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. पहली चीज तो कि हाड़ौती में सेक्सुअल प्रैक्टिस करना ही बहुत बड़ी बात है. अपने आप को एज ए सेक्सोलॉजिस्ट बोलना, जब मैंने साइकियाट्री लिया था, इनफैक्ट तब भी लोगों को ऐसा था, यार तुम साइकियाट्री ले रहे हो, तुमको कुछ और ब्रांच नहीं मिली. बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेक्सोलॉजी एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, तो सबसे पहला पोजीशन फैमिली से आता है, देन आपके फ्रेंड से आता है, आपकी सोसाइटी से आता है. लोगों को लगता है यार ये कोई बात करने का विषय है, और मैं कहता हूँ ये यही बात करने का विषय है. हमारे जो सेक्सोलॉजी डजंट मीन, सेक्सोलॉजी का मीनिंग होता है जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जब उसकी आइडेंटिटी डेवलप होती है, बीइंग ए बॉय और बीइंग ए गर्ल, वहां से सेक्सुअल मेडिसिन स्टार्ट होती है, वहां से सेक्सुअल नॉलेज स्टार्ट होती है. तो कोटा जैसे टायर 3 सिटी है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन टायर 3 सिटी फॉर वर्किंग एज ए सेक्सोलॉजिस्ट. बट ठीक है, लोगों का धीरे धीरे रेस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अभी तक लोग क्या होते हैं ना, आरएमपीज के पास, क्वेक्स के पास जाते हैं, बट अब लोग आने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं. एंड इज गुड कि फीमेल्स आर मोर बेटर. वो आती हैं, बात करती हैं अपनी, जब वो आती हैं तो अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर वे में रख पाती हैं. हालांकि फीमेल्स नंबर कम है, बट जब आती हैं तो वो अच्छे से बात करती हैं. एंड आई एम हैप्पी कि आई एम द ओनली सेक्सोलॉजिस्ट इन हाड़ौती एरिया. Oh, okay. I am the authorized sexologist. I am the only authorized sexologist in Harodhi region. बाकी कोई भी MBBS and above is not practicing for sexology. तो जैसे इसका सिंपल शब्दों में क्या मतलब है सेक्सोलॉजिस्ट का, मतलब, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि इनफैक्ट जनरल प्रैक्टिशनर क्या करता है ना, ENT वाला क्या करता है ना, फिजियो वाला क्या करता है, तो ऐसे जनरली लोगों को पता होता है जो नॉन डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा बहुत है ना. मेनली सब नॉन डॉक्टर बैकग्राउंड से होते हैं, दैट्स द मेजॉरिटी. उसके लिए व्हेन इज द, ऐसा कौन सा समय है या ऐसी कौन सी सिचुएशन है वेयर उसका ध्यान एक सेक्सोलॉजिस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए, लाइक हाउ टू रीच आउट, देखिए हाउ एंड व्हेन. यस देखिए, बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो आज के टाइम में व्हेनेवर यू फील डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप, यानी आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, in sexual relationship, okay, like you are not having desires or you are not able to make contact
because of anxiety or because of anything, or you are not able to satisfy your partner, or you are not at all means आपको वो अर्ज ही नहीं हो रही है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए. सो इफ यू आर गोइंग टू बी मैरिड, बहुत से, या आप नॉर्मल भी हैं तो भी हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि मैरिज का कंसेप्ट क्या है, हनीमून का कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट नाइट का कंसेप्ट क्या है. हम लोग अभी तक भी उन्हीं ऑर्थोडॉक्स चीजों में जीते जा रहे हैं. सो कुछ भी आप, इफ यू आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप देन यू मे कंसल्ट टू अ सेक्सोलॉजिस्ट. इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप यू मे कंसल्ट सेक्सोलॉजिस्ट. यदि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आपके बच्चों को कोई सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कंसर्न है, यू शुड कंसल्ट टू अ सेक्सोलॉजिस्ट. यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट में कोई इशू आ रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ सेक्सोलॉजिस्ट. सो कहीं भी जहां आपको रिगार्डिंग योर प्यूबर्टी मींस सेकेंडरी बॉडी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग, या आपके सेक्सुअल थॉट्स या हैबिट के रिगार्डिंग कुछ भी आपको लगता है, यू शुड कंसल्ट अ सेक्सोलॉजिस्ट. एंड इसको मतलब तो इसका मतलब कोई ऐसी फिक्स एज नहीं है सिचुएशन, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ इन अ वे. यस 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 यस. टॉपिक जो है वी स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन. लाइक अगर हम बात करें, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में गुड टच बैड टच वो हम सिखाते हैं. जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम जो सेकेंडरी प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं मेल्स फीमेल्स में वो हम बताते हैं. लाइक मेल्स में नाइट फॉल्स हैं, गर्ल्स में मेंसेस स्टार्ट होते हैं. देन इफ यू गोइंग इनटू रिलेशनशिप, तब हम आपको बताते हैं कि रिलेशनशिप में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. वी टीच अबाउट सेफ सेक्स. इट्स एवरीथिंग अबाउट सेक्सोलॉजी. मतलब ये ऐसी चीज है कि हर इंसान इसको एक्सपीरियंस करता है या करेगा. yes. हर एक है ना. yes. पर इसके बारे में सबसे कम बात होती है. मतलब एक्चुअली हम जो हमेशा कहते हैं कि हर आदमी करना तो चाहता है पर बात नहीं करना चाहता. आज आप कार सीखना चाहते हो, कार चलाना चाहते हो, तो आप पहले कार चलाना सीखते हो आप, है ना. नावेडे कार के ड्राइविंग स्कूल इतने सारे हैं. बट आप जो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपकी मैरिड लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप सीखना ही नहीं चाहते. और उसमें प्रॉब्लम भी आती है तो आप बात ही नहीं करना चाहते. आज की डेट में जितने भी डिवोर्स केसेस है उसका एक बहुत बड़ा कारण है रिलेशनशिप. ओ अच्छा अच्छा. यस. ये कोई आपकी पर्सनल मतलब आपकी रिसर्च है या प्रूवन है, मतलब ये यस दिस इज डाटा है. फीमेल्स में जैसे हम वेजिनिस्मस होता है, डिस्पेरियोनिया होता है, सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर्स होते हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप ही नहीं बन पाते. हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैरिज को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ. जब सोसाइटी का प्रेशर आता है बेबी के लिए तब हमारे सामने आते हैं लोग कि सर वी आर हैविंग प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप. ओके ओके. एंड आपको क्या लगता है कि मतलब ऑब्वियसली मेडिकली तो काफी सारी स्पेसिफिक चीजें आपको पता होगी, मतलब बट पॉडकास्ट के ऑडियंस के हिसाब से मतलब ऐसे क्या कॉमन 3-4 कॉजेज हैं मतलब जिसकी वजह से लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, और जो बात करते हैं उनके टॉप 3 क्या कारण निकल के आ रहे हैं आपने जितनी प्रैक्टिस की है अभी हार्डोथेरेपी में. देखिए सबसे पहला जो है वो, चूंकि हमारे यहाँ पे सेक्स को एक टैबू माना जाता है और हमारे यहाँ पर एक मिथ है कि जो लोग इससे रिलेटेड बात करते हैं वो लोग गंदे होते हैं, या हम उनके ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं कि दे आर नॉट गुड पीपल. तो हमारी सोसाइटी इतनी ऑर्थोडॉक्स है, इसी वजह से लोग सामने आने से घबराते हैं. जबकि ये मैरिज का एक बेसिक पार्ट है. इट्स नॉट फ्रॉम नाउ. जब से ये ह्यूमन स्पीसीज का जन्म हुआ है, तब से इवोल्यूशन हुआ है, तब से सेक्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट. एग्जैक्टली. बट वी डोंट टॉक. अगर हम बात करें कि हमारे पास लोग किन प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रीमैच्योर एजैकुलेशन और अर्ली डिस्चार्ज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक स्टडी कहती है कि वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 30 to 40% males are suffering from premature ejaculation. Oh, worldwide. Worldwide is not data of quota or it's India. It's worldwide. And any particular age group या men, adult men in general, all 18 plus का है? General. Okay. Rough data. Second most problem is erectile dysfunction or difficulty in hardness. Third important cause is in the females like vaginismus. Due to that, they are having fear of pain, so they avoid relationship. Okay.
and then sexual aversion disorder, or means lack of desire for sexual contact. Okay, okay. तो And in males, ये आपने देखा है हार्ट रीजन में भी यही very तीन common, चार very रीजंस common, हैं. very common. And males, nightfall and masturbation. They are very very common problem. तो मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो कॉजेज आपने आउटलाइन किए, लेट्स से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेल वंस, जो आई थिंक ज्यादा आपने आउटलाइन किया है ना. बिल्कुल. इनका इनके पीछे अंडरलाइंग रीजन क्या निकल के आता है, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक रीजंस है कि इट कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, मतलब इट कैन वेरी, लेकिन इसके रीजंस हैं लाइक लॉट ऑफ स्टडीज. अभी रिसेंटली मेरा मुंबई जो में लेक्चर था वो मेरा इसी पर था, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पर था. डिटेल स्टडी मैंने बहुत की है इसके ऊपर. इसके रीजंस दे आर वेरी वास्ट रीजंस हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज एंशियस पर्सनालिटी. पीपल हु आर एंशियस, जिनको छोटी छोटी चीजों में एंजाइटी रहती है, हरी भरी बहुत ज्यादा रहता है, लाइफ में कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ये इसका एक बहुत बड़ा कॉज है. ओके. सेकंड, इट इज जेनेटिकली आल्सो. ओके. दो उसके लिए डाटा बहुत कम अवेलेबल है, बट नाउ इट इज प्रूव्ड विद द जेनेटिक स्टडीज दैट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज अगेन जेनेटिकली आल्सो, यानी ये फैमिलीज में भी होता है. अच्छा. ओके. यस. देन थर्ड इंपॉर्टेंट इज लर्निंग, कि आप सीखते क्या है लाइफ में, लाइक एक्सेसिव मास्टरबेशन, एक्सेसिव पॉर्न वॉचिंग, always in the thought of sexual content. So they things predispose you for premature ejaculation. Okay. तो ये तो जैसे कोई आपके साथ पेशेंट आता है तो आप उसको फर्स्ट लाइक अवेयरनेस आई थिंक रहता होगा स्टेज, मतलब ना यू मेक देम अवेयर कि क्या है, क्या प्रॉब्लम नहीं है. बट आपके पास सब लोग तो नहीं आ सकते है ना, वो टाइम लगेगा ना. उसके पहले let's say, because Parth and even myself, we spent our formative years in Kota, है ना. Fine. तो what आपके हिसाब से वो पहली लर्निंग कहाँ से आनी चाहिए? पेरेंट्स से, स्कूल से, कि सेल्फ, कि पेरेंट्स? ओके. सबसे पहली लर्निंग हमेशा पेरेंट्स से आनी चाहिए. पेरेंट्स शुड टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी टू देयर किड्स. लाइक जब मेरी बेटी की मेंस्ट्रुएशन की एज आई तो मैंने मेरी बेटी को भी सिखाया, मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को भी सिखाया, तो मेरे बच्चे को भी सिखाया, मेरे भांजों को भी सिखाया कि व्हाट इज मेंसेस. दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड रेस्पेक्ट द फीमेल. जब वो उसको वेलकमिंग तरीके से ले रहे हैं, तब जब उनका एज आएगा तब मैं उन्हें नाइटफॉल के बारे में बताऊंगा, मैं तब उन्हें मास्टरबेशन के बारे में बताऊंगा कि वेदर दिस इज गुड, नॉट गुड, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, porn and everything. So this is important. So first lesson जो है वो हमारे पेरेंट्स से आना चाहिए. सेकंड, स्कूल से आना चाहिए. अभी रिसेंटली मुझे डीडीपीएस स्कूल ने अप्रोच किया है कि नहीं सर आप आइए और हमारे बच्चों को कुछ जो है सेक्स एजुकेशन दीजिए. So this is welcoming. First time any school in Kota is approaching to me. Oh wow, okay. So second हमारे टीचर से आना चाहिए. थर्ड आता है फिर हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, बट पीयर ग्रुप के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, उनको नॉलेज ही नहीं है. तो आप जो भी नॉलेज लोगे वो आधी अधूरी लोगे और गलत ही लोगे. क्योंकि क्यूरियोसिटी सबके मन में होती है. जब आप उस एज में होंगे तो आपके मन में भी होगी, मैं जब उस एज में था तो मेरे मन में भी. हमें जो मटेरियल अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने नॉलेज. आज हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, हर बच्चा आधी अधूरी नॉलेज लेता है, शायद सही लेता है, शायद गलत लेता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सही टाइम पे सही नॉलेज दी जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी जैसे आई कैन इमेजिन कि मतलब पहले भी था और अभी भी होगा ही, मतलब कि एक साइड पे जो सोसाइटी में जो इल्स ऑफ सोसाइटी है, वाइसेस जिसको बोलते हैं, कि यू नो लाइक काफी सारे हैरेसमेंट केसेस होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं. तो वो चीज चल रही है एक साइड पे ना, वो शायद थोड़ा बहुत चलती ही रहेगी, हमेशा चल रही है ना. और एक तरफ आप वही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो हाउ डू यू, आपको लगता है कि डू यू फेस रेजिस्टेंस, मतलब और हाउ डू यू नेविगेट, मतलब? बिल्कुल रेजिस्टेंस तो बहुत आता है, क्योंकि अगेन हमारी थॉट तो भी ऑर्थोडॉक्स है ना, कि हम कैसे ओपनली बात कर सकते हैं. वी कैन डू,
A person can make contact with multiple females, but he can talk. How dilemma in our society. And मैं ये कहता हूँ कि if we will educate people about sexuality, so शायद हमारे क्राइम रेट कम हो जाए. बिकॉज क्राइम का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हमारी जो अंदर की क्यूरियोसिटी होती है, हमारी क्रेविंग होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती. हमारे अंदर मिथ्स बहुत होते हैं. अगर हर मदर अपने बेटे को, एक फीमेल को रेस्पेक्ट करना सिखाए, उसको मेंस्ट्रुएशन सिखाए, उसको बाकी चीजें बताए, तो शायद ये क्राइम्स हमारे बहुत बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे. प्रॉब्लम तो यही है कि हम जो बच्चा है, चाहे वो नर्सरी में पढ़ता है, चाहे वो 8th में पढ़ता है, चाहे वो 12th में पढ़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे प्राइवेट में, चाहे टॉप कॉन्वेंट में है, वी डोंट टॉक. हम बात ही नहीं करते इन विषय पे. एंड अगेन एक एज है तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी उन चीजों के लिए. जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो अपनी क्यूरियोसिटी कहीं तो शांत करेगा, चाहे राइट डायरेक्शन में, चाहे रॉन्ग डायरेक्शन में. और जैसे कि आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर आप 2-3 ऐसे इंटरेस्टिंग या फिर एजुकेशनल केस स्टडीज के बारे में बात करें, आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, which could be relevant to the audience. मतलब कि you know like maybe एक यंगस्टर का एग्जांपल, maybe एक फीमेल का एग्जांपल, और maybe एक मिड एजेड पर्सन का एग्जांपल, जिससे कुछ सीखने को आपको ऑडियंस को मिल सकता है. मतलब तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग. एक बहुत अच्छा केस था मेरे पास. जैसे कि हम आइडेंटिटी तो कभी रिवील नहीं कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की. तो मेरे पास एक ही बहुत आइडियल कपल था कि दोनों कपल थे. दोनों ही आपके पास, दे बोथ वर पेशेंट्स? हाँ. दोनों मेरे पास आफ्टर मैरिज ही मेरे पास आए. वो बोथ केम आफ्टर मैरिज. दोनों आईटी सेक्टर से थे. तो एक तो दोनों के पास टाइम नहीं होता है. दे आर वेरी बिजी इन देयर करियर. ओके. देन सेकंड, उनका शादी से पहले दे वर इन रिलेशनशिप फॉर मोर देन 7 to 8 years टुगेदर, आपस में. टुगेदर. अच्छा. फिर वो लास्ट 3 years से लिव इन रिलेशनशिप में थे. ओके. So they were together. They were sleeping together. They were staying together. And they decided कि भाई हमारा रिलेशन तब बनेगा जब हम मैरिज करेंगे. Okay. So they just go to bed. They cuddle themselves and they sleep. Okay. So there was no sexual contact. Okay. अब उनकी मैरिज हो गई. सेम पोजीशन, सेम उसी फ्लैट में रह रहे हैं, उसी रूम में रह रहे हैं, उसी बेड में रह रहे हैं. अगेन दे आर कंटिन्यूइंग सेम थिंग बिकॉज देयर वाज नथिंग. कुछ चेंज ही नहीं था उनकी लाइफ में. देयर वाज नो एक्साइटमेंट. सो देन पेरेंट्स उनको लेकर के आफ्टर 2.5 years और 3 years कि सर दे आर हैविंग द प्रॉब्लम. ओके. सो दिस इज वेरी मच प्रॉब्लम कि आज का जो यूथ है, सबसे पहले उनके पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए. या ऐसे सिमिलर कई केस है जिसमें कि वाइफ की जॉब नाइट की है, हस्बैंड की दिन की है, और उनके पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है. और या वो अलग अलग सिटी में रहते हैं, वो हार्डली मिलते हैं. डेली फोन पे बात होती है, बाकी महीने 2 महीने में एक बार मिलते हैं. एंड दे हैविंग नो टाइम फॉर फैमिलीज. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत, देखिए आप मैरिज क्यों कर रहे हैं, उस मैरिज के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा. एंड मैरिज सिंपली ऐसा नहीं है कि दो लोगों की शादी हो गई और दिस इज मैरिज. मैरिज हम ये कहते हैं कि इट्स बेसिकली बॉन्डिंग ऑफ 2 souls. है ना. अगर मैं हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं तो वो हिंदू माइथोलॉजी ये कहती है कि इट्स अ बॉन्डिंग ऑफ 2 souls. इट्स बॉन्डिंग ऑफ 2 people. यानी शादी से पहले हम मी होते हैं, ME मी, बोथ आर 100% मी. शादी के बाद 50-50% हो जाता है, एम उल्टा हो जाता है, इट बिकम्स वी. बहुत अच्छा एग्जांपल है. सो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैरिज. बहुत बार ईगो क्लैशेस होते हैं. फिर अगर दोनों का रिलेशनशिप नहीं है लेकिन दोनों है, तो आजकल जैसे शादी जो लेट एज में हो रही है 28, 30, 32, 33, तब तक आपकी जो ईगो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं. तो मैरिज के बाद ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं. जब ईगो क्लैशेस होते हैं छोटी छोटी चीजों के, तो आपके वो क्लैशेस बेडरूम तक भी कैरी होते हैं. अगेन दे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स. सेकंड, इसमें सेम प्रॉब्लम की बहुत बार जो मैरिज लेट हो रही है, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि शादी से पहले कोई रिलेशनशिप नहीं होता है.
बट सेक्सुअल Okay. क्रेविंग होती है, सो दे डू मास्टरबेट एंड मास्टरबेट एक्सेसिवली। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हर आदमी के पास एंड्रॉइड है, तो porn sites are freely available, so they are watching the porn and they are doing masturbation. उसकी वजह से उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सो आफ्टर मैरिज उनकी मैरिड लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। ओके ओके। Then सो ऐसे केसेस में क्या आउटकम ये भी होता है कि यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मे बी दे माइट हैव सॉल्यूशन तो इसमें से हर रिकंसीडर प्रॉब्लम का है, स्प्लिटिंग और समथिंग। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमें कोऑपरेट कितना करते हैं, वो हमारी हाँ। रेगुलरिटी कितनी है। एक और बहुत अच्छा क्लासिकल केस में डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है ना कि आजकल का यूथ है, उनकी रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, और वो आजकल तो हर रिलेशनशिप जो जगह होती है कॉमन है। वो बहुत इमेच्योर रिलेशनशिप होती है कि 3-4 साल रह लिए साथ में, देन फैमिली का शादी के लिए प्रेशर आया और हमने वो रिलेशनशिप ब्रेक कर दी और हमने मैरिज कर ली। बट जब हम मैरिज करते हैं तब हमारे मन में कंपैरिजन हमेशा रहता है हमारे एक्स के साथ। सो आई हैड अ वेरी गुड केस। उसमें द मेल पार्टनर, he was very good, very handsome according to me, but he's having beard and mustaches. He was very good guy, but जो लेडी की शादी हुई, अब शादी से पहले उस लड़के का जो पोर्टफोलियो था, मींस उसका जो करियर की जो उसकी सैलरी थी, वो इट वाज अराउंड 3 लाख रुपीस पर मंथ। सडनली उसका पोर्टफोलियो चेंज हुआ और उसकी जॉब जो हुई वो चेंज हुई, और वो अपने होम टाउन में, क्योंकि उसे होम टाउन में शिफ्ट होना था, ही वाज सिंगल चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उसका पैकेज रहा 1.2 लाख का। तो जैसे ही मैरिज हुई, मैरिज के तुरंत एंगेजमेंट के बाद ये शिफ्ट हुआ, वो मैरिज हो गई। मैरिज के बाद फर्स्ट डे से ही या शादी के पहले से वही कि मुझे तो और बेटर ऑप्शन मिलता था, पर घर वालों ने शादी कर दी। तुम्हारा 3 लाख का पैकेज था, मैंने शादी करी, 1.2 लाख हो गया, नाउ क्या है। फिर शादी भी हुई, हनीमून पे भी गए, मेरा एक्स तो ऐसा था, तुम तो ऐसे हो, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम्हारी तो पर्सनालिटी ऐसी है, तुम सी टाइप हो, मेरा एक्स ऐसा था, तुम ऐसे हो। एंड द मेल जो था उसको इतना इन्फीरियरिटी हो गया, कि इट कन्वर्टेड इनटू सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर, कि अबे अब उसको एवर्जन हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना कि देयर शुड बी अ रीजन फॉर मैरिज, व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में फिर हाउ डू यू हैंडल द क्लाइंट, बिकॉज ये तो इट इज डेफिनेटली सेक्सुअल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इससे बड़ी है। तो आप क्या आपस में फिर दूसरी जो डॉक्टर्स हैं या फिर आई डोंट नो लॉयर्स हैं, आप कैसे, व्हाट डू यू रिकमेंड टू देम? मतलब नहीं, इसमें बेसिकली ये साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, प्योर साइकोसेक्सुअल, यानी इसमें साइकियाट्री काम करेगी पूरी, और इसमें सेक्सोलॉजी काम करेगी पूरी। तो फर्स्ट वी इवेल्युएट, एक्चुअली जब पेशेंट आता है तो हमें ये कॉज तो हम फाइंड आउट करते हैं बाद में। पेशेंट को तो हमारे सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा पूरा परफॉर्म होता है, जिसमें मेरी साइकोलॉजिस्ट उस पर मेहनत करती हैं, उनके मल्टीपल सेशंस होते हैं, तब हम कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कॉज। देन उसके लिए थेरेपीज होती हैं, हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं उसकी एंजाइटी के लिए, उसकी लिबिडो के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए, प्लस उनकी साइकोथेरेपी होती है पैरेलल, दोनों कपल्स की दोनों की होती है। और विद थेरेपी जो है वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं, मेडिसिन बंद हो जाती है, लाइफ हैप्पी हो जाती है। बट डिपेंड करता है कि वो दोनों चाहते हैं या नहीं चाहते। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि कई बार जैसे वेस्टर्न कल्चर में तो काफी होता है, मतलब ना, ठीक है, सेक्स जो आपने बताया डिसऑर्डर इज अ आउटकम ऑफ सर्टेन फीलिंग, पर वो फीलिंग में ही गैप है, तो फिर मेडिसिन और थेरेपीज भी शायद काम ना करे, मतलब ना। नहीं, बिल्कुल करेंगी, मेडिसिन भी काम करेगी, थेरेपीज भी काम करेगी, क्योंकि हमें समझाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम ओरिजिनेट कैसे हो रही है। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, जैसे इस केस में उसकी फीमेल पार्टनर को पता ही नहीं था कि मेरे इन वर्ड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओह, अच्छा, ओके। एक्चुअली उसको फ्रस्ट्रेशन है अपने उसकी रिगार्डिंग। तो ये तो उस तरह से हो गया ना कि
आप आए, मैंने आपको 4 खींच के थप्पड़ मारे और मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम मुझसे प्यार करो, हाउ इट इज पॉसिबल? सही बात है, सही बात है। हाँ, हाँ। तो जब अच्छा, वो तो आप पूरा कंसेप्ट, डेप्थ में जाते हैं, मतलब पूरा यस उनके बीच में यस क्या हुआ है पास्ट में, क्या यस कैसे वो यस यस डायनामिक्स कैसे हैं, इंटरैक्ट कैसे करते हैं। यस। ओके, तो ऑब्वियसली आई थिंक अगर कोई क्योंकि इसमें कॉपरेशन बहुत चाहिए, जैसा मुझे समझ में आ रहा बिल्कुल है। तो अगर कपल उतने ओपन माइंडेड नहीं है, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्लम तो पहले चालू हो जाती है, उसका एक्सेप्टेंस और फिर ये डिसीजन लेना, करेज लेके कि भाई अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई थिंक इसमें भी काफी टाइम वेस्ट हो जाता होगा लोगों का, क्योंकि काफी लोग तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर हाँ, सकते, या फिर इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम को, मतलब। बिल्कुल ऐसा है। देखिए अगेन मैंने कहा ना कि इट डिपेंड्स कि वो दोनों क्या चाहते हैं। मेरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने मुझे बहुत सिखाया लाइफ में। इट वाज प्योर साइकेट्री, इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। एक कपल था, मैरिज के लगभग, उनकी मैरिज को 19-20 ईयर्स हो गए थे, बट आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज उनका फैमिली, 20 साल की मैरिज कभी अच्छी नहीं रही, मल्टीपल फाइट्स रहे। फाइनली उन्होंने अपना डिवोर्स केस फाइल कर दिया। डिवोर्स ओके। केस फाइल हो चुका था, उसके बाद वो मेरे पास आए। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि फर्स्ट 6 सेशन मेरे जो थे, थेरेपी के 6 सेशन, वो मेरे चैम्बर में आते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, झगड़ते थे। एंड आई वाज, मतलब मैंने एक वर्ड नहीं बोला इन फर्स्ट 6 काउंसलिंग सेशंस, अरे कि बाप रे। पहले तुम एम्प्टी हो जाओ। वंस दे फिनिश कि नहीं अब हमारा खत्म हो गया, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग। और लगभग उनके मैंने 12 या 13 सेशन लिए। उनका डाइवोर्स केस वापस तो उस केस में 6 to 7 जो सेशंस थे, तब तो मैंने एक सिंगल शब्द नहीं यूज किया, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाया। बट उसके बाद के जो मेरे नेक्स्ट 6 to 7 सेशन थे, बहुत पेशेंटली उन्होंने मुझे सुना, इम्प्लीमेंट किया। और ये बात है शायद 2014 की, ना से 2023। लास्ट ईयर मेरी उनसे बात हुई थी, दे आर हैप्पीली टुगेदर। तो क्या एक दो टूल्स ऐसे हैं जो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को, जो आप यूज करते हैं? जैसे कि आपने ये केस बताया कि फर्स्ट 6 सेशंस आप सुनते रहे, तो उसके बाद लाइक क्या मेथड्स, क्या टूल्स, क्या मैजिक होता है, मतलब उनको सॉल्यूशन तक का रास्ता तय करवाने में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, और मैं उनके लिए क्या क्या छोड़ सकता हूँ। जब आप ये डिसाइड करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे मेरी ईगो को सबसे पहले छोड़ना है। अगर हम घर में साथ रह रहे हैं तो आज मेरी रेस्पेक्ट जो है वो मेरी वाइफ की वजह से है, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, सेम उनकी रेस्पेक्ट मेरी वजह से है। तो हम जो भी करेंगे वो एज ए फैमिली करेंगे। हम ऐसा कहते हैं ना कि घर में किसी एक को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो वो बीमारी बेसिकली घर को होती है। आप ऐसे सोचिए कि एक यंग फैमिली है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो रिसेंटली उन्होंने बहुत मेहनत की, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है हस्बैंड ने, और वो एक लोअर क्लास से मिडिल क्लास में मूव किया है। सडनली हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चलने में असमर्थ है। तो केवल हस्बैंड सफर करेगा कि उसकी वाइफ और बच्चे भी सफर करेंगे? सभी करेंगे यार। यानी फैमिली सफर करेगी। दैट मीन्स इस फैमिली में जितने लोग हैं उन सबकी इक्वल भागीदारी है उस फैमिली को बनाने में। जब ये कंसेप्ट समझ में आता है पर्सन को, तो वही मी से वी में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। फिर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं। देन हम उनको कहते हैं कि दुनिया में हर आदमी में कमियां हैं, नोबडी इज 100%। हम कहते हैं भगवान राम में भी कमियां थी। जब भगवान राम में कमी थी तो हम तो एक सिंपल साधारण पुरुष है। तो हम कमी की जगह उसकी अच्छाइयां देखना शुरू करें। जब हम अच्छाइयां देखना शुरू करते हैं तो इमिडिएटली चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर हम एक दूसरे की पसंद नापसंद पे काम करना शुरू करते हैं। चीजें बहुत इजीली चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एक तरह का मुझे समझ में आ रहा है, एक तरह का फ्रेमवर्क भी आपने डेवलप कर लिया होगा इतने सालों की प्रैक्टिस के बिल्कुल बाद बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क है, प्रॉपर स्केड्यूल है कि किस किस स्केड्यूल से मैं जाना होता है, कैसे कैसे जाना होता है। तो आप जो बोल रहे थे कि आप खुद का भी कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं, तो आप
ऐसी एक टॉपिक उठा के उसको एक सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह कंटेंट आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे? हाँ, एक्चुअली मैं चाहता तो यही हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाया हूँ, पिछले 1 साल से तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल सिंपल जो एक एक केस होता है उसको लोग समझें, एक एक थॉट को लोग समझें, क्या प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है, यानी हम डेवलपमेंट की फेज में ही उन प्रॉब्लम्स को रोक दें। या एग्जैक्टली, बेटर बेस्ट तो वही है, मतलब तो पेशेंट अगर के लिए भी। हम कंसेप्ट को समझ पाए, एटलीस्ट हमने शायद जो गलतियां की वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ना करे, हमारे हमारे छोटे भाई बहन ना करें, हमारे फ्रेंड्स ना करें। तो तो मैं कई चाहता बार हूँ है। कि हाँ, हाँ, नहीं बोल, प्लीज प्लीज। तो मैं चाहता हूँ कि लोग बात करें, लोग समझें। मैं भी इसी तरह की चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में डालने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग कंसेप्ट उठाता हूँ। जैसे मैं बहुत अलग सेक्सिंग कंसेप्ट उठाया मैंने, लाइक मैंने बॉडी शेमिंग पे डाला, या कुछ भी। मैं नए नए टॉपिक इसीलिए डालता हूँ कि लोग पढ़ें, सुने, बात करें कि भाई ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं और आपके वर्ड्स इम्पैक्ट डालते हैं। और कई बार मैं आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी ये एड्रेस हो, एटलीस्ट आपको पता नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि सिर्फ इतना ही कि ये केस मेरे पास आया या इस टाइप का आया, इसकी नॉलेज ही लोगों की आंखें खोल देती है, क्योंकि लोगों को हमेशा है ना एक भ्रम में रहते हैं कि अरे हमारी सोसाइटी में कुछ नहीं होता, ये तो यस, बाहर होता है, या फिर ये टीवी पे होता है ना, या फिर पिक्चरों में होता है। लोग मतलब ये एक्चुअली मेडिकल की हर एक फील्ड में ही है, जो क्योंकि लोगों को सिर्फ एसोसिएशन रहता है एक्सीडेंट से, हड्डी टूटने से, दिल की बीमारी से, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, मतलब उसके बाहर जो भी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स है ना मेडिकल की, उसमें जनरली नॉर्मल इंसान जब तक खुद फेस नहीं करता ना, उसको लगता है कि ये तो नहीं होता है, ये तो बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल में होता है। बिल्कुल। तो आई थिंक आज भी जस्ट ये बोलना कि ये होता है आपके कोटा में ही, आपके व्हाटएवर गुमानपुरा में, साउथ में, नॉर्थ में हाँ ही हाँ, ये सब लोग रहते हैं इस टाइप के, जो नॉर्मल है, कोई खराबी नहीं है उनमें, पर वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजन दे हैड टू रिजॉर्ट टू डॉक्टर। ये यस। खुद में ही काफी आई ओपनर है लोगों के लिए, क्योंकि लोग भ्रम में रहते हैं काफी इस टॉपिक्स को लेके। एक्चुअली हमारी सोसाइटी आज तक भी मानती है कि डिप्रेशन नाम की कोई डिजीज नहीं होती, हाँ, जबकि स्टडीज ये कहती हैं कि दुनिया में हर आदमी को लाइफ में एक न एक बार साइकेट्री प्रॉब्लम होती ही होती है, चाहे हाँ, डिप्रेशन, चाहे एंजाइटी, चाहे बिरेवमेंट। पर हमारे इंडिया में चूंकि हमारा सोशल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कई बार हम उससे पास हो जाते हैं, और जब स्टक हो जाते हैं तो हमारी लाइफ को बहुत बैडली अफेक्ट करती है वो चीज। ये आज भी हम रूटीन में देखते हैं कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास आना ही नहीं चाहते। नहीं आते डिप्रेशन, हैं। एंजाइटी, वो फिजिशियन पे चले जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन पे, ईएनटी से करा लेंगे, वो ऑर्थोपेडिशियन से कह देंगे, बट दे डोंट वांट टू कम टू साइकियाट्रिस्ट। ये एक जो रीजन है कि आपको आपको लगता है कि इंश्योरेंस और क्लेम और इंश्योरेंस का कवर, दैट अफोर्डेबिलिटी वाला भी रीजन हो सकता है, मतलब है, या कैसा है सीन अभी हड़ौती साइकियाट्री में? में अफोर्डेबिलिटी का बहुत इशू नहीं है, अच्छा। क्योंकि साइकियाट्री में अफोर्डेबिलिटी इसलिए नहीं है कि जब आप पहली बार आते हो तो बहुत कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। ओके हम सेक्सुअल में थोड़ी सी मेडिसिन कॉस्टली हो सकती है, बट साइकियाट्री में मेडिसिन बहुत कॉस्टली नहीं होती है। एक ओके ओके। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी इजीली अफोर्ड कर सकता है। हाँ, अच्छा। आपको कोई सर्जरी करनी है, मेजर सर्जरी करनी है, तो आपको 1 लाख रुपए देने। साइकियाट्री में तो वो इशू ही नहीं है। ओके ओके। तो नहीं, मैं दिमाग उस तरह जा रहा था कि जो कि अपन ने उस टॉपिक पे ज्यादा बात किया नहीं अभी तक, कि कोटा में जो बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे, हम्म, सब वही वल्नरेबल एज ग्रुप के हैं मोस्टली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मिक्स्ड जेंडर भी है ना? हम्म, उसमें आपकी क्या लर्निंग्स है, आपको कोई एक्सपोजर रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, मतलब कि किस किस तरह की लोग प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है, और उसके बारे में क्या किया जा सकता है? बिकॉज आई थिंक वहां पे भी जो डिप्रेशन है और सुसाइड एक्सट्रीम टाइप है, उसमें भी कुछ yes, आई थिंक लिंक, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ केसेस में। बिल्कुल बिल्कुल है। एक्चुअली देखिए, कोटा तो जो है वो हम कह सकते हैं कि बच्चों की फैक्ट्री है। फैक्ट्री मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इस शब्द को इसलिए यूज करता हूँ, फैक्ट्री का मीनिंग होता है कि कुछ प्रोडक्शन होता है और वहां से आउटकम होता है। सेम यहाँ पर बच्चे आते हैं, उनको नॉलेज दी जाती है, उनको प्रोडक्ट उनको दिया जाता है, माइंड में सेट किया जाता है, और उसका आउटकम होता है आईआईटी और नीट। बच्चा जब यहाँ पर आता है, एक्चुअली
हम बात करें कि जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जनरल, अगर हम बात करें तो उसका प्रिवलेंस भी बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें तो एवरेज हम माने एवरी 5th पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन। तो वो तो बच्चों में यहाँ भी होगा। अब चूंकि यहाँ बच्चा इतना सारा है और उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो वो निकलकर परसेंटेज बढ़ गया और सामने आ गया। अब बच्चा जो आ रहा है उसको एंजाइटी भी है। बच्चा, चूंकि जो बच्चा आ रहा है वो अपने अपनी जगह का टॉपर है, सारा बच्चा अपनी जगह का टॉपर है, सारा बच्चा इंटेलिजेंट है, बट जब यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उसको एंजाइटी होती है, उसको सोशल एंजाइटी होती है, उसको समटाइम इमोशनल एंजाइटी होती है, घर से दूर है, रिलेशनशिप इश्यूज है, फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन है, तो इमोशनल ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, तो डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन जो होता है वो सुसाइड के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। रिलेशनशिप ब्रेकअप बहुत बड़ा फैक्टर है। एडिक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए, जहां पर भी हम कहते हैं कि कोई भी मधुमक्खी है, वो कहाँ आएगी? जहां पर शहद होगा, जहां पर खाना होगा वहीं कीड़े भी आएंगे। तो जहां बच्चे इतने ज्यादा हैं तो यहाँ पर नशा भी आएगा, दूसरी गलत चीजें भी आएंगी। तो बच्चों का एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर पेरेंट्स का प्रेशर कि नहीं तुम्हें परफॉर्म करना है, टीचर्स का बहुत बार प्रेशर, बच्चा खुद अपने प्रेशर एज्यूम कर लेता है, सोसाइटी का प्रेशर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। सब कुछ मिलाकर के इतनी चीजें खराब हो जाती है कई बार कि बच्चा सुसाइड तक की थॉट पे पहुंच जाता है। हम उसे रोक सकते हैं, हमारा सिस्टम रोक सकता है, पर हम रोकना नहीं चाहते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जितने लोग सिस्टम मेकर हैं वो सब इसको लिपापोती करना चाहते हैं, कोई भी उस पर वर्क तो करना ही नहीं चाहता। हमारे अच्छा, कंट्री की ऐसा है क्या? प्रॉब्लम क्योंकि मुझे मतलब मेरे को लगा कि वर्क अभी हो रहा है काफी काफी मेंटल हेल्थ सर्विसेज और जितना ये भी काम हो रहा है वो हेल्पलाइन सब वगैरह। सब ऊपर से हो रहा है। हर आदमी केवल खाना पूर्ति करना चाहता है, चाहे वो सिस्टम में हमारी सरकार हो, चाहे वो कोचिंग्स हो, चाहे टीचर्स हो, XYZ। नोबडी एक्चुअली वांट्स, किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा, आप मतलब आपका ये व्यू, आपका ये एनालिसिस है। क्योंकि मुझे, मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब साल 2 साल में काफी ऑनलाइन और ये हेल्पलाइन और ये सब आ नहीं, गई है। ऐसा नहीं है, कर रहे हैं। मतलब मैं ये भी नहीं कर रहे कहूंगा, हैं, जैसे अच्छा। कोचिंग है वो कर रहे हैं। अभी मेरे एक कोचिंग थी, उसके अंदर मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर था, बट वो इनसफिशियंट है। वो तो वन टाइम टू टाइम हो गया ना, मतलब कोई ऐसे और ठीक है, मैकेनिज्म नहीं एस्टैब्लिश किया है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, एक्चुअली उसमें जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम ही नहीं है। उनके जो काउंसलर्स हैं दे आर इमेच्योर, उनको पता ही नहीं है हमें काउंसलिंग कैसे करनी है। उनके टीचर्स को पता नहीं है कि हमें स्टूडेंट से बात कैसे करनी है। वो सिस्टम ही पूरा कोलैप्स्ड है। हमें सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना सर। ओके। हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम, वो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, हर आदमी ये चाहता है कि वो पल्ला झाड़ लेता है कि बस हमने ऐसा कर दिया तो हम कोशिश कर रहे हैं, बट उससे नहीं होता है। आपको अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब एक भी बच्चे की डेथ होती है ना फैमिली में, तो वो बहुत पैथेटिक होती है। ऐसा नहीं है, मैं स्टिल और ये कहूंगा आजकल कि तो ऑलमोस्ट हर 2 वीक में होती ही है, ऐसा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, हर 2 वीक में, हर वीक में कुछ ना कुछ नहीं हो नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 वीक में है। हाँ, पर हम ये कह सकते हैं साल की 15 से 20 सुसाइड हो रही हैं। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट बाकी सिटीज की तुलना में मैं बात करूं तो कोटा के कोचिंग्स आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा, आप अच्छा, ओके, आप ओके। पुणे को देखिए, पुणे में कितनी सुसाइड्स हो रही हैं। आप बेंगलोर को देखिए, आप दिल्ली को देखिए, आप अच्छा, मुंबई को देखिए, कंपैरेटिवली आप इट्स इंदौर नॉट को देखिए, बैड। अच्छा, ओके, ओके। आप चेन्नई को देखिए, आप कोलकाता को देखिए। वहां से तो यहाँ की कोचिंग्स आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा। हमारे जो जो भी लीडिंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो एलन हो, बंसल हो, रेजोनेंस हो, मोशन हो, वाइब्रेंट हो, दे आर डूइंग गुड। काफी अच्छा कर रहे हैं वो। पर मैं कह रहा हूँ कि और अच्छा होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। हम्म। बहुत बार क्या होता है ना कि हमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है, हम रैंडमली कर रहे हैं, जबकि वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो अब जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे को मोरल सपोर्ट देना चाहिए। तो हमारा, हम पहले टीचर्स को तो बताएं कि आपको बात कैसे। सेम टाइम मैं कहता हूं कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का सेशन भी होना चाहिए, कि भाई पेरेंट्स बच्चों को कितना प्रेशर दें नहीं दें। फिर हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है,
उसको एडिक्शन पे लगाम लगानी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो इस अर्ली एज के अंदर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, होटल सारे अवेलेबल हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। एक्चुअली एवरी पर्सन इज अर्निंग, तो हमें थोड़ा सा हमारा मोरलिटी थोड़ी सी हाई करनी चाहिए सोसाइटी को। ओके ओके। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हर बच्चे का स्क्रीनिंग होना चाहिए विद द टाइम, कि हर बच्चे का 3 महीने 6 महीने में स्क्रीनिंग होगा, वो कंपलसरी होना चाहिए। जब स्क्रीनिंग होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये बच्चा प्रोन है एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, सुसाइड के लिए। वो होना चाहिए। बीच बीच में उनके लिए कुछ कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो वो सब चीज बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो अभी इस टॉपिक पे तो आई थिंक अपनी अभी के लिए तो काफी बात हो गई है। मे बी वी कैन हैव अ डायलॉग ऑन दिस टॉपिक। एक अपना लास्ट जो है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं की नोट कंसेप्ट मेरा देना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरा की नोट कंसेप्ट यही है कि रन फॉर हैप्पीनेस। आप सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए भागिए। मन के अंदर जो प्रसन्नता होती है, ओरिजिनल जो हैप्पीनेस होती है, उसके लिए भागिए। बाकी सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। इफ यू विल वर्क फॉर हैप्पीनेस, you can earn money, you can earn respect, you can earn name, fame, everything. The only thing, run for happiness. दुनिया में वही पर्सन सक्सेसफुल है जो खुश है। If you are not happy, you are not successful. If you are happy, that means you are much more than successful. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई टोटली गेट द कॉन्सेप्ट। एंड इसी को कंटिन्यूएशन में ही फिर और बात करेंगे अपन, मे बी इन आवर पॉडकास्ट 2 नंबर पार्ट 2। Fine. Thanks a lot for your time. Thanks a lot for your time. And कोई और भी, अभी हमने नई पॉडकास्ट चालू किया, हमारे 5 एपिसोड हो गए। तो एक आईएएस है, एक स्टार्टअप फील्ड से है, वाइल्ड लाइफ फील्ड से है, मेडिकल। तो अभी परसों हमारे आर्मी बैकग्राउंड से तो अभी कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी, आप किसी शख्स को जानते हैं या मिलते हैं ना, जिसको लगता है कि आपको लगे कि वो पॉडकास्ट में शामिल हो सकते हैं, तो प्लीज रेकमेंड देम टू अस। फाइन, पक्का से, बिल्कुल पल्लव जी, मजा आया बात करके। बिल्कुल बिल्कुल, सेम टू यू। या ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।